बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस की इंक्वायरी के लिए बनाई गई जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम पर हुसैन नवाज के एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया है और इसके बाद से हुकूमत और अपोजिशन की तरफ से एक दूसरे के बारे में तरह तरह की बातें की जा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि एक साल और कुछ महीने गुजरने के बावजूद आज भी पनामा केस ही पाकिस्तान का असल मसला है। हालांकि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ आपको सड़कों पे नज़र आ रहे हैं। हालिया जो बजट आया उसके बजट के बाद जो थोड़ी सी महंगाई हुई है, कहीं कम हुई है कहीं ज़्यादा हुई है, उस पर भी लोग एतराज़ात कर रहे हैं। तो लेकिन जो हमारे जो सियासतदान हैं वो लोड शेडिंग और महंगाई और बजट पे उनकी तवज्जो कम है, उनकी तवज्जो JIT पे ज़्यादा है। तो आज के प्रोग्राम में हम JIT पे भी बात करेंगे, लेकिन अपनी गुफ्तगू के पहले हिस्से में हम बात करेंगे बजट पर और लोड शेडिंग पर, और फिर हम JIT पे भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब, वज़ीर तजारत, असद उमर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रुकन कौमी असम्बली, और जनाब सेनेटर सलीम मांडीवाला साहब जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। खुर्रम साहब, मैं बजट पर कोई सवाल आपसे करूँ तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैंने तो सूट वूट पहना हुआ है, लेकिन जो आम लोग हैं मेरा ख्याल है कि उनकी राय आपको सुनवा देते हैं। बजट आने के 2 दिन के बाद हमने उनसे पूछा है कि आपको इस बजट के बारे में क्या समझ आई है, तो 2 दिन 3 दिन के बाद वो क्या बता रहे हैं आपको ज़रा सुने। बजट क्या लाया आवाम के लिए? ये एटम बम की तरह चला है। इसमें यह है कि मियाँ साहब को जो पनामा केस के वकीलों के अखराजात हैं वो सारे डाल दिए हैं इसमें। सारे टेंशन लावा कुछ नहीं आया मेरे हिसाब से। इस बजट में तो हमारे लिए कोई रिलीफ नहीं है, मजदूर के लिए और गरीब के लिए कुछ नहीं है। इस बजट में है कुछ आपके लिए? नहीं, इस बजट में हमारे लिए कुछ भी नहीं है। गरीब के लिए तो और मुसीबत है मजीद। कोई बेहतरी नहीं है। कोई गैस नहीं सस्ती की है, न कोई पेट्रोल सस्ता किया है। पूरी दुनिया में जो है कम होते हैं प्राइसेस, लेकिन हमारे यहाँ ज़रा महंगे हो जाते हैं। ये बजट आपके लिए क्या रिलीफ लाया? बजट कोई रिलीफ नहीं लेकर आया, उल्टा नुकसान ही है। कॉस्मेटिक्स महंगी होगी, कॉस्मेटिक्स सोच समझ के खरीदा करेंगे। अब क्लास 1 अफसर जौन सा उसकी जो बेसिक पे वही 40-50 हज़ार है, 5% में बढ़ा, तो 5% में क्या करेगा? 1000 तनख्वाह बढ़ी है। टैक्सेस इन डिफरेंट वेज बढ़ाए हुए हैं, इंडस्ट्री को इंसेंटिव उतना मिल नहीं रहा है। डेली बेसिस पे जो सा वो 100 या 200 पॉकेट मनी मिलती है, अब उसमें हम फ्यूल पूरा करेंगे या अपना एजुकेशन का करेंगे। खुर्रम साहब, आपने सुनी लोगों की गुफ्तगू। क्या अवाम की तवक्कुआत बहुत ज़्यादा थी या अवाम को समझ नहीं आई? नहीं, आम तौर पे भी सब जो इलेक्शन से पहले आखिरी साल होता है उसमें ये कहा जाता है कि जी गवर्नमेंट्स में रवायती तौर पे वो अपने बजट डेफिसिट का बेड़ा गर्क करके वो कहते थे किसी भी तरह जो है हम जो है डेवलपमेंट पर और ख़र्च करें और आवाम को रिलीफ दें। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर ने जो एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन, जो मालियाती उन्होंने नज़्म व ज़ब्त रखा है, उसको कायम रखा है, और अभी भी अल्लाह के करम से पाकिस्तान का जो बजट डेफिसिट है वो 4% से भी कम है इस दफ़ा। अब इसमें अवाम के लिए क्या? अमीर साहब, जब 2013 में इलेक्शन से पहले अवाम से पूछा गया था कि आपका सबसे बड़ा मसला क्या है, तो उन्होंने कहा था महंगाई। अब 4 साल के बाद ये क्लियर हो गया है कि पाकिस्तान में महंगाई मोहम्मद नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में कंट्रोल्ड है। जो कीमतें बढ़ने की सतह थी वो अब उस तरह उस स्पीड से कीमतें नहीं बढ़ रही, जहां पिछले दौर में तो आपको मालूम है 12% तक भी गई थी महंगाई की शरह, अब वो 4% के इर्द गिर्द करीब है। तो ये रमज़ान के महीने में तो कीमतों पे कोई कंट्रोल नहीं किसी का। नहीं सब, वो तो कीमतों का कंट्रोल तो जिन्होंने सूबाई हुकूमतों ने करना है वो ज़रूर करें और आगे लेकर जाएं। बात यह कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा पुश नहीं है, कोई ऐसा स्टेप और टैक्स नहीं लगाया गया जिससे कीमतों में कमी हो, बल्कि इनफैक्ट वो तमाम चीज़ें जिसका पाकिस्तान के अवाम से ताल्लुक़ है, ख़ास तौर पे हमारे जो काश्तकार भाई हैं, उनके इनपुट सस्ते किए गए ताकि वो सस्ती फसलें उगाकर। इनडायरेक्ट टैक्स लगे हैं, इससे महंगाई नहीं बढ़ेगी? जी नहीं, वो बहुत इस तरह का कोई ऐसा टैक्स नहीं है जिससे हम कह सकते हैं कि इससे इन्फ्लेशन को बूस्ट आया। दूसरी बात यह है कि अगर 10 साल के बाद पाकिस्तान की जो शरह नमू है, GDP ग्रोथ रेट है, वो 5% से ऊपर गई, 5.3% है। ये बहुत अच्छा शगुन है। पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट जो है लोएस्ट लेवल पे हैं, ये बहुत अच्छा शगुन है। और हकीकत ये है कि हम जिस वक्त देख रहे हैं कि इसी वजह से आपने देखा है कि एक दफ़ा फिर अल्लाह के करम से गंदम की रिकॉर्ड फसल है, मेज़ की रिकॉर्ड फसल है, पोटैटोज़ की रिकॉर्ड फसल है, शुगर केन की रिकॉर्ड फसल है, और एग्रीकल्चर जो पिछले साल जिसके ऊपर बड़ा कंसर्न था कि 0% है,
इस साल वो भी 3.5% ग्रो कर गया है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रो करना शुरू हो गई। तो बहरहाल पाकिस्तान जो है एक अब वाजे हो गया इस बजट से, एक लो ग्रोथ फेज जो थी, जो हमें मिली थी, उससे इंशाल्लाह अब हाई ग्रोथ फेज में और इंशाल्लाह 7% ग्रोथ पे जा रहा है। असद उमर साहब, जीडीपी बढ़ गई है, कामयाबी तो है इनकी। सर जी, कामयाबी कितनी हुई ये नहीं हुई उसका हम तजिया करते हैं। जो तरजीहात मियाँ नवाज शरीफ ने इलेक्शन से पहले अवाम के साथ जो वादे किए, उन्होंने खुद तयन किया। उन्होंने 4 बड़े वादे किए पाकिस्तान के अवाम के साथ मईशत से रिलेटेड। एक, उन्होंने कहा जी कि मैं लोड शेडिंग ख़त्म कर दूंगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि मैं कुछ कोल तोड़ दूंगा। तीसरा, उन्होंने कहा कि सरमायाकारों का जो कॉन्फिडेंस है वो ख़त्म हो गया है, क्योंकि जरदारी साहब चोरी चकारी बहुत कर रहे हैं, तो इसलिए सरमायाकारी नहीं हो रही। ज़ाहिर सरमायाकारी नहीं होगी तो मीशत आगे कैसे बढ़ेगी। और चौथा, उन्होंने कहा रियासती इदारे जो हैं वो तबाह बर्बाद हैं, मेरे पास तजुर्बाकार टीम है, बेहतरीन कर दूंगा। लोड शेडिंग मई 2017 में बिजली की किल्लत जो है वो मई 2013 से ज़्यादा है। बिजली की पैदावार पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे में, आपको पता ना, बिजली के इन्होंने अदाद शुमार देने छोड़ दिए। पहले बताया महीने, हर महीने बताया करते थे, उन्होंने छुपा लिया। वो अब पता चला क्यों छुपा रहे थे कि इस साल में 16.5% बिजली कम पैदा हुई है बनस्बत पिछले साल के, और मई 2013 से बिजली की किल्लत ज़्यादा है। दूसरा बड़ा वादा था जी कशकोल तोड़ने का। सलीम मांडवीवाला साहब और इनकी हुकूमत 5 साल में 8,000 रुपए के कर्जों का इन्होंने इजाफा किया। अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ साहब ने 8,000 अरब का इजाफा हुआ 5 साल के अंदर। मियाँ साहब की हुकूमत ने अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल और 9 माह के अंदर यही 8,000 अरब का इजाफा किया। आप अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहते हैं? सर मतलब मेहनत करें ना, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बेहतरी की, तो वो कशकोल टूट नहीं सका, लेकिन मेहनत बहुत। इस पर लाहौल विला नहीं बनता। मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने से गुरेज करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप मुझे क्यों उकसा रहे हैं। तीसरा, इन्होंने कहा कि जी सरमायाकारों का जो है ना वो एतमाद नहीं रहा, वो सरमायाकारी नहीं कर रहे। फिर मैं बार बार सरदारी साहब की हुकूमत से मुआवजा इसलिए करता हूँ कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में इतनी ख़राब गवर्नेंस कभी हुई नहीं। जो औसतन सरमायाकारी की शरह थी इन 5 सालों में पीपल्स पार्टी के, उससे भी कम है। पिछले 30 साल में किसी भी हुकूमत के दौर में सबसे कम सरमायाकारी की शरह जो है वो ये मियाँ साहब का ये वाला दौर है। ये तो आप पीपल्स पार्टी को काफी रिलीफ दे रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को आप कह रहे हैं कि इनकी नून लीग की गवर्नेंस पीपल्स पार्टी से भी बुरी है। एग्जैक्टली, मैं ये नहीं कह रहा कि इनकी बुरी है, मैं कह रहा हूं इनसे भी बुरी है। मतलब कितनी बुरी होगी। आखिरी चीज जो उन्होंने कही थी, तजुर्बाकार टीम, उन्होंने, अगर आपको याद हो, वो कह रहे हैं जी बोर्ड्स बदल देंगे ना। मुझे आपके प्रोग्राम पे उन्होंने कहा था हमें ब्रीफिंग लेने की जरूरत नहीं है। पीआईए रिकॉर्ड खसारे तो हो ही रहे थे, हफ्ते में 2 नए स्कैंडल आ रहे हैं। स्टील मिल 23 महीने से बंद पड़ी हुई है। रेलवेज खसारा तो नहीं कम कर सकी, लेकिन हादसात का एक नया आलमी रिकॉर्ड जरूर कायम कर दिया। ये जनाब इनके 4 बड़े वादे और ये उसकी हकीकत। हाँ जी, सलीम मांडवीवाला साहब, आप तो सेनेट की जो फाइनेंस कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस है, जो उसके आप सरबराह भी हैं, तो लेकिन ये आप माने कि काफ़ी तनकीद कर दिया असद उमर साहब ने। बजट जो है वो उससे तवक्कुआत लोगों की बहुत थी, वो ज़्यादा तवक्कुआत पूरी नहीं हुई, लेकिन इतना बुरा भी नहीं है बजट। देखिए मीर साहब, मसला पता है क्या है? मसला ये है कि हमें झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा। अच्छा, आज मैंने पार्लियामेंट में तकरीर में यही कहा है कि हम एक दूसरे से झूठ बोलते रहते हैं, हम पॉइंट स्कोरिंग करते रहते हैं, हम कहते हैं जी आपकी परफॉर्मेंस बुरी थी, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी थी, मगर द फैक्ट इज़ कि वी आर लाइंग टू ईच अदर ऑल द टाइम। और जितने, मैंने तो इकोनॉमिक सर्वे की आज एक एग्ज़ाम्पल दे दी कि आप अगर उसमें पेज 35 अगर आप निकालें इकोनॉमिक सर्वे का, उसमें गधों का सर्वे है, और वो सर्वे क्या है कि 1 लाख गधे हर साल बढ़ रहे हैं। वो 90,000 होते हैं, ना वो 1,10,000 होते हैं, वो 1 लाख से ही बढ़े। तो मैंने आज यही कहा, मैंने कहा अगर ये क्राइटेरिया है इकोनॉमिक सर्वे का कि आपके, ये वैसे आपने बड़ा नुक्ता उठाया, इसलिए कि मैं भी ये 4-5 साल से सुन रहा हूँ कि पाकिस्तान में गधों की तादाद में इजाफा हो रहा है। नहीं सब इजाफा हो रहा होगा, मगर 1 लाख गधे हर साल कैसे बढ़ सकते हैं? हालांकि आप मुझे बताएं 1,05,000 क्यों नहीं हो सकते? हालांकि आपने ये भी सुना होगा कि गधों का गोश्त भी जो है वो फरोख्त किया जाता है, उनकी खालें भी रिकवर हो रही हैं। वो तो कई दफा टीवी पे आप देख चुके हैं। तो फिर भी उनकी तादाद में कमी नहीं हो रही? नहीं, तादाद में कमी नहीं हो रही, और उसी तादाद से बढ़ रहे हैं, उसमें कोई वेरिएशन कम ऊपर नहीं हो रही। और गधों का कोई जो है वो फार्म हाउस भी नहीं होता? कोई नहीं होता। तो फिर क्यों बढ़ रहे हैं वो? मेरा बढ़ने पे तो मुझे कोई इतराज नहीं है, मुझे इतराज है कि सिर्फ 1 लाख क्यों बढ़ते हैं, 2 लाख क्यों नहीं हर बढ़ते? साल 2 लाख क्यों नहीं बढ़ते, 1.5 लाख क्यों नहीं बढ़ते?
और देखिए इससे क्या मैं किस पॉइंट पे बात पे आने की कोशिश कर रहा हूं कि सारे इकोनॉमिक सर्वे का ये हाल है। आप किसी चीज में देख लें ग्रोथ नहीं है सिवाय सर्विसेज सेक्टर के, और उसको आप मेजर नहीं कर सकते। किसी चीज में ग्रोथ नहीं है, आप कह रहे हैं हमारी 5.3 जीडीपी बढ़ गई। अरे यार अल्लाह के बंदे, मुझे तो समझाओ ना कि कैसे बढ़ गई है, किस सेक्टर में बढ़ी है। कोई सेक्टर नहीं है। मैं ये सारे नंबर्स लेके आया हूं आपके लिए कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर देख लें, इंडस्ट्रियल सेक्टर देख लें। नहीं, खुर्रम साहब ने कहा कि माइनिंग सेक्टर में बड़ी बड़ा एग्रीकल्चर सेक्टर सर 0 से एक्सपोर्ट सेक्टर 3.5 पे गया है। देखें ये इनका क्लेम है ना, ये इनका क्लेम है, इन्हीं के क्लेम जो जहां मैं देख रहा हूं। और वो एग्रीकल्चर सेक्टर ये सडनली ले आए 9 महीने की, जो आज तक किसी इकोनॉमिक सर्वे में 9 महीने की ग्रोथ कभी नहीं दिखाई जाती। कितनी दिखाई जाती है? पूरे साल की दिखाई जाती है भाई। अच्छा, ये 9 महीने कहां से आ गए और उसमें आपने दिखा दिया। अच्छा मैं तो मोटी मोटी बात करता हूं, एक्सपोर्ट आपकी $4 बिलियन कम हो गई, रेमिटेंस आपकी बिलियंस कम हो गई और कम होती जा रही है। मैन पावर एक्सपोर्ट आपकी 1 लाख आदमी कम हो गए। तो ये सारे फिगर्स आप अच्छा, मैन पावर एक्सपोर्ट कम हो रही है, गधों की तादाद में इजाफा हो रहा है। वो तो मतलब वो तो एक सेपरेट इशू है। वो तो मैं इकोनॉमिक सर्वे की क्रेडिबिलिटी पे बात कर रहा हूं। मतलब कि ये मुझे एहतजाज रिकॉर्ड करना है। ये हामिद मीर साहब को गधों की तादाद के इजाफे में क्यों एतराज है सर? उनका भी दिल होता है। तो मेरा कहने का असल में ये बड़ा पुरस्कार किस्म का मामला है कि इंतहाई पुरस्कार तरीके से गधों की तादाद जो है उसमें पुरस्कार इजाफा हो रहा है। सिर्फ 1 लाख हर दफा एग्जैक्टली। और एक उसमें मतलब एक गधे का भी फर्क नहीं है। हर साल 1 लाख 1 भी नहीं है, 1 लाख 2 भी नहीं है, 1 लाख 10 भी नहीं है, सिर्फ 1 लाख। अब जब आप इसको देखते हैं तो मैं खुर्रम दस्तगीर साहब को यही कहना चाहता हूं कि आपका पूरा इकोनॉमिक सर्वे जो है ना वो इसी स्टाइल से बना हुआ है कि आप कहते हैं भाई लाओ यार इसको कितना बढ़ाना है, इसको इतना बढ़ा दो, लाओ यार इसको कितना बढ़ाना है। तो इस तरीके से अगर हम एक आप फिगर फजिंग का इल्जाम लगा रहे हैं। मैं फिगर फजिंग कह लें आप, या अपने मर्जी के इकोनॉमिक सर्वे रिलीज करने की बात कर चाहे आप, मेरा कहने का मतलब ये है कि हु आर वी फूलिंग? वी आर फूलिंग आवरसेल्व्स। हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा मतलब हम सब कोलीग्स हैं ना, आज ये है कल इनकी गवर्नमेंट होगी। अच्छा आपको यकीन है कि कल इनकी गवर्नमेंट होगी? मैं यकीन से तो कोई नहीं कह सकता। अगर गधे बढ़ रहे हैं तो शायद इनकी गवर्नमेंट हो। क्या कह दिया आपने? खुर्रम साहब ने खुर्रम साहब ने कहा अगर गधे बढ़ रहे हैं तो फिर आपकी हुकूमत आएगी। सॉरी कोई बात नहीं, लेकिन गधा सर वो मुझे तो नहीं कह रहे, वो पाकिस्तान के अवाम को कह रहे हैं। खुद ही इंशाल्लाह खुद ही पाकिस्तान के अवाम से माफी मांगेंगे। चले कोई बात। अच्छा खुर्रम साहब देखें, चले ये तो मैं आपसे पूछूंगा कि एक्सपोर्ट क्यों कम हुई है, बराह रास्त आपका। इससे पहले ये बताएं कि ये जो असद उमर साहब ने कुछ फिगर्स पेश किए हैं कि मई 2013 में जो बिजली की पैदावार थी आज उससे भी कम है बिजली की पैदावार। असद साहब माशाल्लाह बड़े केयरफुल आदमी हैं, इन्होंने किल्लत का जिक्र किया है। किल्लत पैदावार 4,500 मेगावाट बढ़ चुकी है। देखिए पैदावार बढ़ी है, किल्लत इन्होंने बड़ा सोच समझ के बात की है, क्योंकि पाकिस्तान में बिजली की डिमांड बढ़ ऑन एवरेज 2012 में जब लास्ट साल था इनका, तो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने 12,800 मेगावाट प्रोड्यूस किया। इस वक्त आज पिछले कई हफ्तों से हम 17,000 मेगावाट प्लस प्रोड्यूस। अच्छा किल्लत बढ़ गई है। अच्छा अब वो किल्लत बढ़ गई है ना जी। वो अगर उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में आज की जितनी बिजली हम पैदा कर रहे होते हैं तो कोई लोड शेडिंग नहीं। लेकिन इस किल्लत के साथ अवाम की जिल्लत भी बढ़ी है। नहीं अवाम अल्लाह ताला के करम से जिस तरह हम देख रहे हैं कि पहला जो है साहिवाल का कोल पावर प्लांट जो है वो इन ऑपरेशन आ गया। सीपेक का पहला बड़ा प्रोजेक्ट जो है, तो ये साल तो बिजली की पैदावार बढ़ाने का साल होगा। और ये कह देना कि बिजली की पैदावार तो तकरीबन 4,500 मेगावाट हम बढ़ा चुके हैं। सब लोग सड़कों पे आ रहे हैं और गलत कर रहे हैं। उनको वापडा के दफातर पे हमला नहीं करना चाहिए, लेकिन रमजान के महीने में लोग जो हैं वो सड़कों पे आके अगर लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरा करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वाकई एक जेन्युइन मसला है। नहीं वीर साहब देखिए, सहर और इफ्तार में तो नहीं ना होना चाहिए। हमारे वो बहन और भाई जो एहतजाज कर रहे हैं उनको सिर्फ मेरी जो इस्तदा है वो ये है कि पूरे मुल्क में लोड शेडिंग एक खास लेवल पर है। कहीं अगर ज्यादा हो रही है उसको देखा जा रहा है। अगरचे ख्वाजा आसिफ साहब का बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड है इसके ऊपर कि जी जहां अगर जो लोग बिल नहीं दे रहे उनको बिजली नहीं देंगे, लेकिन बाला रमजान में हम उनको बिजली देंगे। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उनको रिलीफ दें। लेकिन ये कह देना कि जी बिजली पैदा हुई है। दूसरी बात यह इनका इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। अब मैं तो समझने से कासिर हूं
कि अगर कहीं से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में 5500 बिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आ रही है तो कॉन्फिडेंस तो है ना जी। 5500 अरब जी, $55 बिलियन का इस वक्त एस्टिमेट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का। तो अगर आप इसको आज के रुपए पे तो शायद ज्यादा ही बनते हैं, अगर पर रफली 5500 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है। और उसमें से मीर साहब जो अहम बात यह है कि 3000 अरब की इन्वेस्टमेंट जो है, जिस तरह साहिवाल का कोल पावर प्लांट है, कराची में पोर्ट कासिम का प्लांट लग रहा है, 2 वहां कराची में न्यूक्लियर पावर प्लांट लग रहे हैं, पूरे मुल्क के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, 3000 अरब की जो इन्वेस्टमेंट है वो मोबिलाइज हो चुकी है, जिसका रिजल्ट हम अपने ग्रोथ रेट में भी देख रहे हैं। दूसरी बात है, देखिए सर्विसेज बढ़ी हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है, ये बहुत अहम बात है कि उसमें बहुत अच्छी। इस तरह पूरा पाकिस्तान का कंस्ट्रक्शन सेक्टर इंप्रूव हुआ है। ये कहने देना जी कुछ इंप्रूव ही नहीं हुआ। रेलवे ने भी, अब इन्होंने कहा रेलवे की भी परफॉर्मेंस जो है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू बहुत कई गुना बेहतर है और अल्लाह ताला के करम से मजीद बेहतर होगी। ठीक है, हमें जो इशू है, जहां मैं समझता हूं कि इनका दुरुस्त तज्जिया है वो यही है कि जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं उनमें जरूर कमी रही है। पीआईए पाकिस्तान स्टील के मामले में यस वहां एक इशू है, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान में जो अगर आप मुझे इजाजत दें कि 2013 में जो खून और अंधेरे में डूबा हुआ पाकिस्तान था उससे हम बाहर आ गए 4 साल के बाद, और डिसाइसिवली बाहर आ गए। और इस साल भी जैसे जैसे लोगों को एहसास हो रहा है, फॉर एग्जांपल कि हमने अक्टूबर 2015 से इंडस्ट्रियल जो फीडर्स हैं उनको हम बिला तअत्तुल बिजली दे रहे हैं। लोगों को आखिरकार कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया कि भी बिजली आ गई है, अब इन्वेस्टमेंट का दौर शुरू होने लगा। अच्छा असद उमर साहब, इसमें बिजली की बात जो हो रही है, तो आजकल जो ये लोग मुजाहरे कर रहे हैं, इल्ज़ाम ये लगा रही है हुकूमत कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उकसा रही है लोगों को। कम से कम वापडा के दफातर पे हमला तो नहीं होना चाहिए। सर वापडा के दफातर पे तो हमें याद है पंजाब के कई दफातर के ऊपर हमला हुआ, मुस्लिम लीग नून के MPAs लीड करते थे। मेरे ख्याल में तो वो भी गलत था, वो भी गलत था। दफ्तर के ऊपर हमला नहीं करना चाहिए, मुजाहरा करना हक है, बिल्कुल, और बिल्कुल करना चाहिए। अगर एयर कंडीशन के कमरे में बैठ के असेंबली के अंदर झूठे अदादो शुमार बता के लोगों को ये लॉलीपॉप दी जाएगी कि हमने लोड शेडिंग खत्म कर दी है, लोग 12-12 घंटे लोड शेडिंग देख रहे हैं, तो बिल्कुल मुजाहरा करना चाहिए, इसमें कोई गलती नहीं। हमला नहीं करना चाहिए, ना किसी इमलाक को नुकसान पहुंचाना चाहिए, ना किसी दफ्तर पर हमला करना चाहिए, वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए। लेकिन लोड शेडिंग की जहाँ तक बात कर रहे हैं, मेरे की शायद बिजी है मिनिस्टर साहब, तो इनकी नज़र से गुजरा नहीं है इकोनॉमिक सर्वे, उसको ज़रा पढ़ लें। मैं एग्जैक्ट नंबर बता देता हूँ, 93,000 गीगावाट जो है आखिरी साल था पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में जो प्रोड्यूस हुआ था। सर जी आपके पहले 9 महीने के अंदर जो है ना, अभी वो इस वक्त सिर्फ 84,000 गीगावाट आवर्स प्रोड्यूस हुआ है। वो 4,500 मेगावाट ज्यादा नहीं बन रहा। आपको गलत कोई इंफॉर्मेशन देता है, प्रिंटेड आपकी हुकूमत की इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा ये जरा पब्लिक को बता दें कि गीगावाट और मेगावाट में क्या सर, मेगावाट जो होती है वो कैपेसिटी होती है, और उससे जो बिजली बनाई जाती है वो गीगावाट में कैलकुलेट की जाती है। तो पिछले साल से, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, अपने खुर्रम दस्तगीर साहब जाके चेक कर सकते हैं, इनका छापा हुआ पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे कहता है पिछले साल से इस साल 16.5% बिजली कम पैदा हो रही है। प्रोडक्शन जी 16.5 साल भी तरह डिफाइन करते हैं। 2000 अगर 15-16 की बात सर, मैं उसी की मैं हमारा ही दौर था, आप ही के दौर से 16.5% कम पैदा हो रही है बिजली एब्सोल्यूट। दूसरी जहां तक ये किल्लत की बात करें सर, वो जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब पंखे चलते थे ना, तो उस वक्त भी पाकिस्तान में हर साल जो है बिजली की जो मांग है वो पिछले साल से ज्यादा होती है। ये इनके दौर में पहली दफा नहीं हुआ, हमेशा दुनिया में ऐसे ही होता है कि मांग में इजाफा होता है, बंदे बढ़ रहे होते हैं, घर ज्यादा होते हैं, दफ्तर ज्यादा होते हैं। तो जब इन्होंने लोड शेडिंग खत्म करने की बात की थी उसकी, अच्छा अब मैं दूसरी बात आई, जीडीपी ग्रोथ का इन्होंने सवाल, मैं जरा मैं गधों से जरा आपको सनद की तरफ ले आऊं। इसी पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे में यह लिखा हुआ है कि बिजली की पैदावार 16.5% कम हो गई पिछले साल से। उसमें यह लिखा हुआ है कि जितनी कम बिजली पैदा हुई उसमें जो सनत ने जितनी इस्तेमाल की उसमें मजीद कमी आ गई। 27% पिछले साल इस्तेमाल की, इस साल 26% का। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बढ़ गई। यार ये कौन सी गिद्दड़ सिंगी आई है कि बिजली कम इस्तेमाल हो रही है, इंडस्ट्री ज्यादा चल रही है। और आखिरी चीज FDI के ऊपर बशमूल सीपेक के फिर पढ़ लें जाके पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे अगर नहीं पढ़ा है, बशमूल सीपेक के फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर इन 4 साल में औसतन जरदारी साहब के अरसे से कम हो आ रही है।
उफ, पीपल्स पार्टी जो है उसको तो खुश होना चाहिए असद उमर साहब जो है। नहीं, और मैं वो तो आपको बहुत बड़े बड़े सर्टिफिकेट दे रहे हैं। के दौर में मुशर्रफ साहब के दौर से कम आ रही थी, तो 10 साल से गिर ही रही है। मैं एक और, असद उमर साहब हमेशा पीपल्स पार्टी की बात करते हैं, ये मेरे से अक्सर मिला करते थे गवर्नमेंट दिनों में। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये करप्शन के लिए हमेशा पीपल्स पार्टी के लिए कहते हैं, ये आगे मिलते थे, कभी इनसे किसी ने पैसे मांगे? ये तो एज अ कस्टमर आते थे, एज अ बिजनेसमैन आते थे, एज अ कॉर्पोरेट लीडर आते थे, किसी ने आज तक इनसे पैसे मांगे? मुझसे पैसे नहीं मांगे, तो बस इसका मतलब सर बाकी पाकिस्तान में सिर्फ 19 करोड़ 99 लाख। नहीं, ये कोई बात नहीं, एक मेजर कंपनी को ये रिप्रेजेंट करता है। चले जो भी है, उस जमाने में भी गधे काफी थे। आपकी बड़ी मेहरबानी, मैं पब्लिकली एक्नॉलेज करूं, आपने कभी नहीं पैसे मांगे। चले बस कह दिया उन्होंने। इंडिविजुअली मांगे होंगे, मैं नहीं कहता, वो एज अ पार्टी इन्होंने कभी भी किसी को ये नहीं कह सकते कि पीपल्स पार्टी ने कभी। वैसे पीपल्स पार्टी के दौर में भी जो गधे थे, उनकी तादाद जो है उसमें इजाफा हो रहा था, मुझे याद है। तो थ्रू आउट। एक वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। वक्फे के बाद गुफ्तगू में दोबारा खुशामदेद। वक्फे से पहले बात हो रही थी कि जिस तरह आजकल लोड शेडिंग के खिलाफ लोग सड़कों पे आ रहे हैं और हुकूमत इल्ज़ाम लगाती है कि ये जो लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं इनके पीछे तहरीक इंसाफ है या पीपल्स पार्टी है। लेकिन जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो उस वक्त भी मुजाहरे होते थे लोड शेडिंग के खिलाफ, और वो मुजाहरे करती थी मुस्लिम लीग नून की क़यादत, और जो वायलेंस था उसमें तो शायद बराह रास्त मरकज़ी क़यादत नज़र नहीं आती थी। लेकिन मुझे याद है कि हमने भी एक दफ़ा जो वज़ीर आला पंजाब थे उस वक्त के शहबाज शरीफ साहब, वो लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ मुज़ाहरा कर रहे थे मीनार पाकिस्तान पे खड़े होकर, और हमने वहाँ पे उनके साथ एक प्रोग्राम किया था। उसकी एक छोटी सी झलकी मैं ज़रूर दिखाना चाहता हूँ आपको। पाकिस्तान के अवाम के साथ जो इस वक्त तबाहकुन जो रवैया रवा रखा गया है, और बिजली और गैस की लोड शेडिंग ने पाकिस्तान की मीशत को तबाह कर दिया, जो कि किसी सूरत भी इस सूरत हाल से पाकिस्तान को बचाया जा सकता था इन 4 सालों में, और बार बार दुहाई देने के बावजूद किसी के कान में जू नहीं देंगी। ये टेंट के दूसरी तरफ कोई मीटिंग होने वाली है? हमारी कैबिनेट मीटिंग है। कैबिनेट मीटिंग भी यहाँ ओपन एयर में होगी? यहीं पर जी, बिल्कुल। अब वक्त हो चले, आपका वक्त हो चुका, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आऊँ। बिल्कुल, आप तो खुर्रम साहब, पंजाब की कैबिनेट की मीटिंग भी जो है वो मीनार पाकिस्तान के साए तले टेंट में होती थी, और उस वक्त शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि जी 4 साल गुजर गए हैं, लोड शेडिंग का मसला हल नहीं हुआ। आपके भी 4 साल गुजर गए हैं, लोड शेडिंग का मसला हल नहीं हुआ। मीसा फ़र्क यह है कि उस वक्त प्रोटेस्ट हो रहा था 18 घंटे की लोड शेडिंग के खिलाफ, अब प्रोटेस्ट हो रहा है 6 घंटे की लोड शेडिंग के खिलाफ। ये दुरुस्त है कि लोड शेडिंग ख़त्म नहीं हुई, लेकिन बहरहाल हम उसकी तरफ बहुत तेज़ी से पेशरफ्त कर रहे हैं। तो ये कह देना कि जी कोई बेहतरी नहीं आई, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। अवाम वो भी क्लिप दिखाए ना जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि 6 महीने में बिजली आ जाएगी, हाँ, वो और 6 महीने में लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी, वो भी क्लिप दिखाए। और उन्होंने कहा था नाम खुर्रम दस्तगीर साहब को दिखाएं। हमने तो नहीं कहा 6 महीने में आ जाएगी, हमने तो कभी भी नहीं कहा 6 महीने में आ जाएगी। देखे हुए हैं क्लिप्स। बात तो ये है कि जब हम इस दश्त में उतरे हैं और इसकी मुश्किलात हमने देखी हैं, इसके बाद ही सारा प्रोसेस। वैसे मांडवाला साहब कहते थे तो आप आके बाहर हमारे यहाँ प्रोटेस्ट करते थे, पार्लियामेंट के बाहर आते थे, सदर हाउस के बाहर आते थे, तो हम कहते थे कि नहीं आपकी नाअहली है। अब 6 महीने में आपको हालात अब आके पता चले कि यार ये तो बड़ा मुश्किल है। हमें क्या पता चला? पता ये चला कि जब हमने पहले कदम उठाए बिजली की कमी, तो आपको मालूम है इस शहर में आपके सामने ही चंद दूर हमले भी हुए, 126 दिन का धरना हुआ, तमाम सुने असद उमर साहब, वंस एंड फॉर ऑल सुन लें, आपका बिजली से क्या ताल्लुक है, सुन लें एक दफा। मीर साहब मुझे इजाजत दें। सितंबर 2014 में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने आना था पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को पुश ऑफ करने के लिए। इनके धरने की वजह से 8 महीने वो लेट हुए और अप्रैल 2015 में आए। ये 8 महीने आपके हाथों पर हैं जनाब। कि पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर शुरू नहीं हुआ तो किसके हाथों पर? इनके हाथों पर है, जो लोग धरने कर रहे थे। मुकम्मल कर लिया। हाँ। सफेद झूठ है। मैं एक दफा नहीं 10 दफा पहले चैलेंज कर चुका हूं। मैं तमाम मंसूबों को जानता हूं। अगर मुझे किसी एक मंसूबे की प्लानिंग के अंदर आप एक दिन की भी डिले दिखा दें उस धरने की वजह से या शी जिनपिंग के ना आने की वजह से, मैं सियासत छोड़ दूंगा।
वे सियासत छोड़ देंगे भाई। एक दफा नहीं, देखिए 10 जी, दफा बात चैलेंज यह कर है चुका हूं। जिन्होंने 126 दिन पाकिस्तान की जमहूरियत पर हमला किया था, उनको तो वैसे ही सियासत छोड़ देनी चाहिए थी। लेकिन वो 8 महीने जो सितंबर 2014 से अप्रैल 2015 तक, ये मैं मतलब रिकॉर्ड की बात है, 8 महीने जो डिले हुआ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जो चलिए ये तो 2014 की बात है ना। सुने उनके तमाम जो एग्रीमेंट्स थे साइन नहीं हो सके, वो 8 महीने हम किसके हाथ पर ये खून तलाश करें? चलें इनको नहीं कहते किसी और ये वाली बात छोड़ देती, ये तो हो गई ना, कह दिया। लेकिन उन्होंने कहा इनको तो वैसे ही सियासत छोड़ देनी चाहिए क्योंकि जमहूरियत पे हमला किया था। उसका मैं क्विक जवाब दे देता हूँ। जिसने जर्नलों के बूट पॉलिश करके सियासत शुरू की उसको नहीं छोड़नी चाहिए। जिसने जो वजीर खजाना बना पंजाब में डिक्टेटर की हुकूमत में, जो वजीर आला बना, जिसने डिक्टेटर के मरने के बाद इस्लामाबाद में खड़े होकर ऐलान किया कि मैं ज़ियाउल हक का मिशन मुकम्मल करूंगा, जिसने साजिशें की, जिसने 90 की दहाई में साजिशें की इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ, फौज के साथ मिलकर, जिसने IGA में फौज का पैसा लिया, इनको नहीं छोड़नी चाहिए सियासत, हमें छोड़ देनी चाहिए। असद साहब, मेरी गुजारिश है, आप मोहम्मद नवाज शरीफ के बारे में पर्सनल हो गए हैं। सर मैं पर्सनल तो बात नहीं कर, पाकिस्तान मैंने तो उनकी सियासी बात की है। क्या आपके लीडर की तस्वीरें नहीं है परवेज मुशर्रफ के साथ? क्या वो उस वक्त जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए जो है उनके बूट नहीं पॉलिश कर रहे थे? चले आप ये तो मान गए कि मैंने आपकी जो सियासी जमात आपके सियासी जमात की जो तारीख बयान की है वो दुरुस्त की है। तारीख ये बयान हुई है कि मोहम्मद नवाज शरीफ ने 1999 के बाद पाकिस्तान में जमहूरियत का अलम बुलंद किया, जिसको अंडरमाइन आपने किया 2002 के रेफरेंडम में। हाँ, लेकिन अब ये मामला तो हम वहां जाना ही नहीं चाहते ना। हम ये चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें। अब अगर आगे गया तो मांडवी वाला साहब जो है वो कहेंगे कि मेमो गेट में काला कोट पहन के कौन गया? वहां भी सिर्फ दूसरों पे इल्जाम लगाएं, हम नहीं चाहते कि लोग हमारी बात करें। खान के बूट पॉलिश हुए हुए हैं। हाँ, ये बात सही है। अगर आप कह दें तो जनाब अयूब खान, परवेज मुशर्रफ, ठीक है जी, और ज़ियाउल हक मिला लें, पाकिस्तान की ये सियासी तारीख है। तो अब तीनों में कोई फर्क नहीं है। नहीं, जमीन आसमान का फर्क ये है कि इमरान खान ने किसी एक दिन मुशर्रफ की हुकूमत में नौकरी की, एक दिन कभी। फर्क ये है मीर साहब, अब इमरान खान ने सपोर्ट किया रेफरेंडम को, गलत काम किया, सारी कौम के सामने खड़ा होकर कहता मैंने गलत किया था। हम एक दफा कहलवा, हम अब उंगलियों के इंतजार नहीं कर रहे। हमारा वो तो एम्पायर की उंगली थी ना जी, जिसकी भी उंगली थी, बात ये अब हम उसका इंतजार नहीं कर रहे। सर लोड शेडिंग खत्म करा दें, बाकी छोड़ दें। वैसे ये बात मुकम्मल कयास पाकिस्तान के अवाम पर है और पाकिस्तान के अवाम पर ही रहेगा इंशाल्लाह। जो अगले मेरा कसूर ये है कि मैंने लोड शेडिंग का सवाल उठाया है और आपने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। और लोड शेडिंग नहीं, मुझे दुख है कि असद उमर साहब को मोहम्मद नवाज शरीफ की जात के बारे में गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। आपने तो गुफ्तगू की है भाई। अच्छा, मैं उनकी सियासी जिंदगी की बात कर रहा हूं। सियासी जिंदगी के बारे में तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं साहब। ये मेरी इस्तदा यही है। हमारे दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं और इख्तिलाफ राय इनका हक है और खुल के इख्तिलाफ राय करें और तहजीब के दायरे के अंदर आके कर रहे हैं, इसमें मुझे कोई इतराज़ नहीं। लेकिन एक सवाल ज़रूर है कि आज मैंने बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंसें सुनी है, आज बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से भी, मुस्लिम लीग नून की तरफ, वो सारी JIT के बारे में है। ये जिन इश्यूज पे आप बात कर रहे हैं, फिगर्स पेश कर रहे हैं, इस पे हमारे प्रोग्राम में तो बात हो रही है लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात नहीं हो रही। तो ये बजट पे ज्यादा फोकस क्यों नहीं है? क्या इस बजट की भी कुछ सियासतदानों को समझ नहीं आई? नहीं, वो सियासतदान तो जनरली आप देखते हैं ना, नेशनल असेंबली में सारी बजट की किताबें 80% वहीं डेस्क पे ही रह जाती हैं। अगर आप नोटिस करें, कोई सियासतदान 80% ऑफ नेशनल असेंबली सब डेस्क पे ही लेकिन असद उमर साहब तो फिगर्स का हवाला दे रहे हैं, इसका मतलब इन्होंने पढ़ी है। असद उमर इज इन दैट 20% ना जो पढ़ते हैं। अच्छा, तो मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ। 80% ऑफ NA कोई बजट किताबें भी जहमत नहीं करते। इसका मतलब है कि सियासतदान सिर्फ तनकीद ना किया करें, तलख ऊंचे लहजों में बात ना किया करें, बजट की किताब भी पढ़ लिया करें। देखें, उसमें कुछ कैपेसिटी इश्यूज भी हैं, कुछ लोगों का सब्जेक्ट नहीं है और मेजॉरिटी लोगों को बजट की इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मगर जो समझते हैं, मैं आपको फ्रेंकली बता दूं कि आज जो बजट पे डिस्कशन हुआ है सेनेट में, और मतलब इट्स अ वेरी सैड स्टोरी। कुछ लोगों के पेंशनर्स के फ़ोन आए हैं, वो रोए हैं फ़ोन के ऊपर कि जी खुदा के लिए हमारे पे कुछ रहम करें कि हमें तो 2 रोटी नसीब नहीं हो रही और आप प्रेसिडेंट साहब की 6 लाख रुपए तनख्वाह बढ़ा रहे हैं। जो वर्कर प्रेसिडेंट की तनख्वाह 6 लाख बढ़ रही है जनाब, बढ़ गई है बजट में। और जो वर्कर्स ये क्लर्क्स थे, उनके प्रोसेशन में मैं गया हूँ और वो वहाँ यही कह रहे थे कि यार आप हमें बताएं कि 10% में इंक्रीज से हमारा कैसे गुजारा आगे। प्रेसिडेंट साहब को वैसे पता चल गया कि उनकी आई डोंट नो, बट ये बजट में है।
और इसी तरह आपने देखा होगा किसान वालों, अगर उनको पता चल गया हो तो मेरे ख्याल है वो वापस करा देंगे। 60,000 ठीक है, उनके कहने पे ही हुआ होगा, नहीं करेंगे तो बजट फाइनल नहीं होगा। उनको चाहिए कि वो 60,000 रखें, 6 लाख बहुत ज्यादा है। Anyway, एक वक्फा, तमाम सरकारी अफसरान जो भी अमायदीन जिनको सरकारी तनख्वाह मिलती है उसमें 10% इजाफा हुआ है। तो 10%। एक वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। वक्फे के बाद गुफ्तगू में दोबारा खुशामदीद। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, काफ़ी हमने बजट पे बात कर ली। आज जो आपकी पार्टी की तरफ से और तहरीक इंसाफ की तरफ से जो अक्सर जो मीडिया के साथ बातचीत हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, वो JAT पे ज़्यादा बातचीत हो रही है। एक बड़ा सवाल पूछा जा रहा है कि अगर आपके हाथ साफ़ हैं, आपकी क़यादत जो है वो उन पर लगाए जाने वाले तमाम इल्ज़ामात गलत हैं, तो JAT में कोई भी आ जाए, आपको क्या उसमें परेशानी है? आप अपना जो है वो उनके सवालों का जवाब दें, उन पे एतराज़ात करके आप खुद अपने आप को मशकूक नहीं बना रहे? नहीं मीर साहब, जो पाकिस्तान के शहरियों के हकूक़ हैं कानूनी, वो तो किसी सूरत छीने नहीं जा सकते। ये तो एक बहुत ही यूनिक वाक़या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने मियां नवाज शरीफ ने कहा कि मैं और मेरे बच्चे जो हैं किसी किस्म का कोई इस्तिस्ना क्लेम नहीं करेंगे। उन्होंने अपने राइट से विड्रॉ किया। तो अब अगर एक ऐसी फेज़ है इन्वेस्टिगेशन की कि वो अगर अपने राइट्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो दे आर विद इन देयर, उनका हक है। जिस तरह मेरे भाई बार बार कहते हैं कि जी एहतजाज हक है, तो पाकिस्तानी शहरियों के जो कानूनी हकूक़ हैं वो भी उनके हक हैं। कानून के सामने जब उन्होंने जाना है तो उनके हकूक़ हैं। और दूसरी बात यह है कि मेरी इस्तदा यही है कि जब हम ये कहते हैं, ये जो आर्गूमेंट है कि जी अगर चोरी नहीं की तो तलाशी क्यों नहीं देते, तो ये तो सवाल इनसे पूछना चाहिए ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर स्टेज के ऊपर जाके कह रही है जी कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जुरिस्डिक्शन नहीं है, आप पूछ नहीं सकते, ये क्लोज ट्रांजैक्शंस हैं, इनका तो ऑडिट हो चुका है। तो बात ये है कि ये अगर हमने सबके ऊपर असूल लागू करना है और वो है। दूसरी बात, एक बात रहेगी कि जी जिन लोगों ने बजट पढ़ा है वो ये भी पढ़ेंगे कि किसानों को यूरिया की बोरी 1,000 रुपये की मिलेगी, जो इन्हीं के दौर में 2224 रुपये की थी। उनके ऊपर जो उनको कंसेशन दी गई थी बिजली के ऊपर 5.35 रुपये पर यूनिट, वो भी उनके ऊपर जारी रहेगी। GST उठा लिया गया है एग्रीकल्चर मशीनरी के ऊपर से और इनपुट्स के ऊपर से। तो हम ये उम्मीद करें कि इस साल जो है पाकिस्तान का लेकिन आपने काश्तकार जो है कॉस्मेटिक्स पे तो काफी कुछ जी देखिए जो ख़वातीन के वोट शायद कम हो जाए जी, वो एक रिस्क हमें लेना पड़ेगा, लेकिन लग्जरी गुड्स जो है 12 उनके ऊपर टैक्स लेना पड़ेगा। रिस्क बहुत जबरदस्त लिया। अच्छा असद उमर साहब, ये एक बड़ा वैलिड इन्होंने पॉइंट उठाया कि आप ये कहते हैं इनको जी कि अगर चोरी नहीं की तो तलाशी देने में क्या प्रॉब्लम है, लेकिन अब जब इन्होंने आप पे कुछ इतराज़ात किए तो आप कह रहे हैं जनाब के ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं है, ये फ़लाँ नहीं पूछ सकता, फ़लाँ नहीं पूछ सकता। तो आपने भी अगर ट्रांसपेरेंसी के तमाम तकाजे पूरे किए हुए हैं तो आप भी तलाशी दे दें। वो तो जी एक कोर्ट का प्रोसीजर है, मुझे उस पर कोई इतराज़ नहीं है कि वो इतराज़ उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे। एक लीगल प्रोसीडिंग है, उस लीगल प्रोसीडिंग के एक तरीक़ाकार है, लॉयर्स इस्तेमाल करते हैं जो भी उनके पास कानून के अंदर जो दायरा में होता है। जो कोर्ट केस भी था सुप्रीम कोर्ट में, आप आते भी थे कभी वहाँ पर, तो आपने देखा होगा कि ये इतराज़ इनके लॉयर करते भी थे और साथ ये कहते थे लेकिन हम कर नहीं रहे हैं। वो पूरे उन्होंने जुरिस्डिक्शन चेक की और इसीलिए केस शुरू होने के 3 दिन के बाद उनको एक रिटर्न ऑर्डर, जो पहला ऑर्डर इशू किया था रिटर्न ऑर्डर, वो था ही मेंटेनेबिलिटी के ऊपर, क्योंकि सवाल खड़े कर दिए थे मियां साहब के वकीलों ने, लेकिन उनका हक था, उन्होंने सवाल खड़े किए। यहाँ पर भी मुझे इस पे एतराज़ नहीं है कि वो कहें कि ये ऐसे मैं आपको ये बता दूं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने हुसैन नवाज साहब के JAT पे जो एतराज़ात है वो मुस्तरद कर दिए हैं। जी मैं वही कह रहा था कि देखिए मुझे इस पे कोई, वो आपका कानूनी हक है, आप उठा सकते, आप किसी के खिलाफ नुक्ताचीनी करना चाहते हैं तो आपके ख्याल में ठीक नहीं है, लेकिन जाहिर है फिर आपको वो वजूहात देनी पड़ेंगी कि क्या ठोस वजूहात हैं जिसकी वजह से कह रहे हैं। मैं 3-4 दिन से कह रहा हूं, उन्होंने तारिक शफी साहब ने कहा कि जी मेरे साथ सलूक अच्छा नहीं किया था। भाई बताएं क्या नहीं किया था, उन्होंने आपके साथ कैसा काम किया जो गैर कानूनी था, गैर आईनी था, सिवाय इसके कि उन्होंने आपसे सवाल पूछे और आपको आदत नहीं है जवाब देने की। तो उनको जो भी हक है तनकीद करने का जरूर करें, लेकिन हमें बता दो दें तनकीद किस वजह से कर रहे हैं। हाँ। सिर्फ इस वजह से कि शाही खानदान ने आज तक कभी जवाब नहीं दिए थे, सवाल के जवाब देने पड़ रहे तो उनको बुरा लग रहा है। अच्छा इस पे आप पीपल्स पार्टी जो इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रही JAT के मामलात में, या आप इंजॉय कर रहे हैं? नहीं, सिर्फ ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब इट इज़ अ वेरी सीरियस थिंग, और ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि हम दिलचस्पी नहीं ले रहे।
और हम फील करते हैं कि ये इसका लॉजिकल कंक्लूजन आना चाहिए एंड दे शुड गिव द रिक्वायर्ड प्रूफ दैट दे आर बीइंग आस्क्ड। इसमें कोई पीपल्स पार्टी का कोई और पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। अच्छा, अब आखिर में खुर्रम दस्तगीर खान साहब, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो JIT पे एतराज़ात थे वो मुस्तरद कर दिए हैं, तो अब कहीं बायकॉट तो नहीं कर देंगे आप JIT का? जी नहीं, हम तो बॉयकॉट नहीं करेंगे। एज ए सेड, मुस्लिम लीग नून ने मीर साहब बड़ी मारें खा के और गलतियां करके हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि बहरहाल हमें पाकिस्तान के आइनी इदारों पर एतमाद करना है, और हमारी तारीख में भी कोई इतने प्लेजेंट वाक़यात नहीं है इस मामले में। बहरहाल उससे हमने सीखा है, तो हमारा जो यकीन है कि अगर ये इदारे अभी भी इम्परफेक्ट हैं, लेकिन हमें इन्हीं पर एतमाद, हमें इनके ऊपर जो है जो लान तान करना है। हुसैन नवाज ने, आप देखें, उन्होंने एतराज़ फाइल किया है, उन्होंने कोई बयान नहीं दिया कि जी ये फेक है और ये गलत है और ये हम इसको नहीं मानते और ये तो सारा कुछ गड़बड़ है। उन्होंने एक कानूनी एतराज़ किया, सुप्रीम कोर्ट ने उससे एग्री नहीं किया और उसका जवाब आ गया, अब हम आगे चलेंगे। सवाल यही है कि हमें इदारों पर एतमाद और उनका एहतराम, और मैं ये भी इस्तदा करूँगा एक दूसरे का एहतराम भी करना है, ताकि हम इसी तरह आगे चलेंगे, ताकि पाकिस्तान के अवाम उस स्टेज पर पहुंच सकें जहां वो इंशाल्लाह अगले साल एक दुरुस्त फैसला कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के जो अवाम हैं और पाकिस्तान के जो सियासी कायदीन हैं और तमाम इदारे जो हैं, उन्हें न सिर्फ एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए बल्कि कानून का भी एहतराम करना चाहिए। हम कानून का एहतराम करेंगे तो एक दूसरे का एहतराम करना सीखेंगे, और ख़ास तौर पर रमज़ान के महीने में हमें एक दूसरे का जो एहतराम है उसका ज़रा ख़ास ख्याल रखना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।